हमारा जो सैटरडे को 100 नंबर का मॉडल पेपर जारी होता है उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं के लिए, यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के हिसाब से उनके पैटर्न पर आधारित हमारा जो प्रश्न पत्र है हम उसे बहुत ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। और आप देखोगे कि इसमें से जो क्वेश्चन है, चाहे वो 40 नंबर का उत्तराखंड हो, 40 नंबर का जीके हो, या फिर आपका जीएस और जीके, या फिर आपका 20 नंबर का हिंदी हो, उसके जो क्वेश्चन होते हैं लगभग वैसे ही होते हैं, उतने ही रिलेवेंट होते हैं जैसा आयोग बनाता है। तो इसमें आपके फॉर्मेटिंग में बहुत ही आपका ध्यान दिया गया होता है। कहीं पर कोई छोटी मोटी गलती होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसमें सुधार कर देते हैं। बाकी प्रश्नों को लेकर के, आंसरों को लेकर के एक आधों में तो कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि बुकों के हिसाब से अलग अलग चीजें होती हैं। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न पत्र को हमारी जो आपके टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस करके, संजय देव क्लासेस करके, वहां से इसका पीडीएफ लेकर के इसे खुद सॉल्व करें और उसके बाद फिर आप यहां से इसका मिलान कर लें। मैं इसका यहां पर मिलान कर दे रहा हूं अधिकतर की आंसर की, और जहां पर जरूरी है वहां पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो ये जो आपका प्रश्न पत्र है इसमें आपका जो भी चीजें हैं, जो आपके आगे आने वाला बीपीडीओ है या दरोगा है या समीक्षा अधिकारी है, उसके हिसाब से इसे डिजाइन किया गया है। क्योंकि देखो प्रश्न पत्रों में बहुत अंतर है नहीं, बस ये है कि किसी में आपका जैसे समीक्षा अधिकारी है उसमें हिंदी नहीं होगी, बाकी उत्तराखंड और वो तो वही रहना है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर आना नहीं है। या पीसीएस प्री का उत्तराखंड और जीएस वही रहना है, बस हिंदी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के आपका इस प्रश्न पत्र को इस हिसाब से क्वेश्चनों को चूज किया गया है जो आपके हर जगह पर काम आ जाए। तो इसमें हम शुरू कर रहे हैं। वीर सेनापति माधो सिंह भंडारी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? उत्तराखंड है 40 नंबर का पहला। तो माधो सिंह भंडारी की मृत्यु आपका तुमुल के युद्ध में हुई थी, जो आपके तिब्बत में है, सतलज नदी के तट पर। किस चंद शासक द्वारा गूंठ नामक भूमिदान देना आरंभ किया गया था? गूंठ मंदिरों को उसके धार्मिक कार्यों के निर्वहन के लिए जो आपका भूमिदान दी जाती थी या गांव दान दिए जाते थे, उनका कर राजस्व उन्हीं को मंदिर को ही दिया जाता था, तो उसे हम गूंठ कहते हैं उत्तराखंड में। तो बाज बहादुर चंद पहला शासक था जिसने गूंठ दान करने की परंपरा आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में पुलिस विभाग की स्थापना किसने की? टिहरी रियासत में जो सिविल पुलिस है उसकी स्थापना करने वाला पहला शासक जो था वो था आपका प्रताप शाह। प्रताप शाह ने करी थी टिहरी रियासत में पुलिस विभाग की स्थापना। पवार काल में सैनिकों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? वह सैनिक जो बहुत अच्छा काम करते थे, उनकी वीरता के लिए उन्हें इनाम के फलस्वरूप भूमि दान दे दी जाती थी, जो उनको कर मुक्त भूमि होती थी, जो उनके जीवन निर्वाह के लिए एक अच्छा साधन होती थी। तो उसे उत्तराखंड में रौत कहा जाता था। रौत का मतलब सैनिकों को प्राप्त वह भूमि जो उनको सैन्य वीरता के लिए प्रदान की गई हो। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। आर्य जो हमारी वैदिक सभ्यता के निर्माता थे, उनके जो सप्त सैंधव प्रदेश में उनका निवास बसा, उससे पहले वो कहां से आए थे? तो उनके लिए अलग अलग कयास लगा जाते हैं। सबसे प्रमाणित आपका मैक्समूलर वगैरह का जो मत है कि जो आपके उत्तरी ध्रुव है वहां से आए थे वो, तो उसमें आपका बाल गंगाधर तिलक ने भी पुस्तक लिखी है। उसके अलावा उत्तराखंड में भजन सिंह ने भी पुस्तक लिखी है। तो आर्यों का जो निवास स्थल मध्य हिमालय बताया है वो आपका भजन सिंह ने कहा कि मध्य हिमालय में जहां हम रह रहे इस पट्टी से ही ये जो आर्य हैं वो सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। अल्मोड़ा में रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रैमजे इंटर कॉलेज हेनरी रैमजे ने स्थापित किया था 1870 में। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग एक बार में कितनी कस्तूरी निकलती है? कस्तूरी मृग से एक बार में कितनी? आपको पता है कस्तूरी मृग के जो नर पशु है उसमें 3 साल में एक बार कस्तूरी का निर्माण होता है और उसका वजन होता है 30 से 45 ग्राम तक। एक जो कस्तूरी है वो अपने जीवन काल में, क्योंकि 20 साल उसकी लगभग एज होती है, 5 से 6 बार कस्तूरी निकाली जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत की जाती है। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय आपके इसी के तहत स्थापित होगा, जो भी आपके संविधान लागू होने के बाद स्थापित हुआ है। जैसे कोलकाता उच्च न्यायालय है, आपका मद्रास उच्च न्यायालय है, बंबई उच्च न्यायालय है, ये तो पहले ही गठित हो गए थे।
तो उसके अनुसार तो नहीं है, लेकिन चलते इसी के अनुसार है, क्योंकि यही अनुच्छेद है भारत में जो राज्यों में उच्च न्यायालयों को स्थापित करने और उनके चलाने के लिए आवश्यक है। चलते इसी से हैं सारे के सारे देश में जितने भी उच्च न्यायालय हैं। उत्तराखंड का प्रथम गांव किसे कहा जा रहा है? प्रथम गांव, देखो पहले माणा को अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब उसे प्रथम गांव की संज्ञा दे दी गई है। जो आपका अंतिम गांव का बोर्ड लगा था उसमें अब प्रथम गांव लिख दिया गया है, तो इसका सही आंसर माणा है। उत्तराखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य की सीट किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दी गई है? उत्तराखंड में एक एंग्लो इंडियन विधायक होता था जो मनोनीत किया जाता था यहाँ के राज्यपाल द्वारा, और लोकसभा में भी 2 सीटें होती हैं उसकी। तो पिछले आपके सत्र में ये पाया गया कि जो एंग्लो इंडियनों की संख्या है वो 500 से भी कम हो गई है भारत में, तो शायद उन्हें प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता नहीं समझी जा रही है। इसीलिए 104वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियनों की जो सीटें आरक्षित होती थी वो समाप्त कर दी। उसमें उत्तराखंड भी है, उत्तराखंड में 1 सीट होती थी, वो आपका समाप्त कर दी गई है। अनुच्छेद 331 से 333 आपके एंग्लो इंडियनों के लिए आपके सीटों का प्रावधान करता है, उसे बदल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग मूक बधिरों के लिए कहाँ स्थापित किया गया है? मतलब मूक बधिर ऐसे लोग जो आपके क्या सुन और देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए मूक का मतलब बोल नहीं सकते, बधिर मतलब सुन देख नहीं सकते हैं, उनके लिए कहाँ स्थापित किया गया है? बजाज इंस्टीट्यूट, तो ये आपका देहरादून में है, बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। इसमें आपका ब्रेल लिपि आदि में चीजों को सिखाया जाता है। उड़द दाल से बनाया जा रहा डांडा नागराज का मंदिर किस जिले में स्थित है? स्थानीय लोग बड़ी मात्रा में उड़द इकट्ठा करके उसकी दाल से मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, वो डांडा नागराज मंदिर है आपके उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार वर्ष 2023 में राज्य का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय आपकी वो की गई है, मापी गई है, आकलन किया गया है, तो सबसे ज्यादा आय अभी किस जिले की है प्रति व्यक्ति आय? हरिद्वार की। छिरकिला नामक जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? छिरकिला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? छिरकिला जो पूर्वी धौली गंगा है, धारचूला में आपके काली की सहायक, उस नदी पर आपका धौली गंगा पूर्व नदी पर आपका छिरकिला जल विद्युत परियोजना निर्मित की गई है। अगला क्वेश्चन है, ग्रास ज्वेल नामक दुनिया की सबसे छोटी तितली किस जिले में देखी गई है? ग्रास ज्वेल नाम की दुनिया की सबसे छोटी जो तितली देखी गई है हाल ही में, वो आपके पिथौरागढ़ जिले में देखी गई है। हिमालय आपके तितलियों के लिए जाना जाता है। हिमालय में तितलियों की कई प्रजातियां हैं, क्योंकि यहाँ फूल कई तरह के खिलते हैं, तो इसी कारण यहाँ तितलियों की विविधता पाया जाना यहाँ की जैव विविधता के समृद्धि का सूचक है। तो इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जैव विविधता की दृष्टिकोण से। पिथौरागढ़ जिले में आपके ग्रास ज्वेल नाम की दुनिया की सबसे छोटी आपकी तितली देखी गई है। राज्य गठन के समय उत्तराखंड में बृहद उद्योगों की संख्या कितनी थी? बृहद उद्योग, वैसे तो उद्योगों का श्रेणीकरण आपके बृहद उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योगों के आधार पर किया गया है। ये आपके पूंजी इन्वेस्टमेंट के आधार पर होता था। जो पहले आपका इसका विभाजन किया जाता था, 10 करोड़ से ऊपर जिनकी पूंजी लागत है उनको आपका बृहद उद्योग कहा जाता था राज्य गठन के समय। तो राज्य गठन के समय ऐसे उद्योगों की संख्या उत्तराखंड में 41 थी। उत्तराखंड राज्य स्टार्टअप नीति किस वर्ष लाई गई? उत्तराखंड राज्य में स्टार्टअप नीति, स्टार्टअप मतलब जो व्यक्ति अपने बूते पर कोई नया काम कर रहा है, उस काम या बिजनेस कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टार्टअप बोलते हैं। मतलब एक कोई सी इनोवेटिव आइडिया को आपके एक बिजनेस में डेवलप करना स्टार्टअप है। तो 2018 में उत्तराखंड में स्टार्टअप नीति लाई गई है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? टिहरी बांध विरोधी जो समिति बनाई गई थी उसके पहले अध्यक्ष बने थे विद्यासागर नौटियाल, इनकी अध्यक्षता में हुआ था। उत्तराखंड में सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला कौन सा है? जिसमें रेल ट्रैकों की सबसे अधिक संख्या और लंबाई है वो है आपका हरिद्वार जिला। हरिद्वार से आपको पता है, हरिद्वार से लक्सर की तरफ, हरिद्वार से रुड़की की तरफ, हरिद्वार से देहरादून की तरफ, हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ सबसे ज्यादा जो डाइवर्जन है उत्तराखंड में आपके रेल ट्रैक में, वो हरिद्वार जिले में है। तो इसलिए यहाँ पर हरिद्वार में रेलवे ट्रैक की लंबाई सबसे, रेलवे ट्रैकों की संख्या सबसे ज्यादा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, खेड़ी देवी और साकरिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है?
खेड़ी देवी और साकरिया जो देवता हैं वो बोक्सा जनजाति के आपके ईष्ट देवता हैं, यानी कि उनके प्रमुख देवताओं में से एक है। उत्तराखंड में सकल घरेलू उत्पाद की तर्ज पर सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी का आकलन शुरू करने की घोषणा कब हुई है? मतलब सकल घरेलू उत्पाद तो जीडीपी, हम जितना आपका वर्तमान मूल्यों पर सेवा क्षेत्र, आपका औद्योगिक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पादन करते हैं उसे हम जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। उसी की तर्ज पर आपका क्या कर रहा है? सकल पर्यावरण उत्पाद, यानी कि हमारे इस जीडीपी को बनाने में पर्यावरण का कितना लॉस हुआ है, कितना हमने उसको ध्यान में रखा है, उसके लिए आपके जो अनिल जोशी थे, हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं, एक्टिविस्ट हैं, तो उनके लगातार प्रयासों के फलस्वरूप उत्तराखंड सरकार ने 5 जून 2021 से जीडीपी की तर्ज पर जीईपी निकालना भी शुरू कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कोरोना महामारी से अनाथ बच्चों के संरक्षण के लिए चल रही योजना। कोरोना महामारी में जिसके माँ बाप मर गए, जो बच्चा अभी नाबालिग है, या फिर ऐसे बच्चे जिनके कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, मतलब पिता थे कमाऊ और उन्हीं की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे बच्चों के भरण पोषण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए उत्तराखंड सरकार ने जो योजना चलाई है उसे वात्सल्य योजना कहा जाता है। लगभग इसमें आपके बच्चों के शिक्षा का खर्चा और उसके अलावा उन्हें मासिक रूप से कुछ निर्धारित या निश्चित मात्रा में जो आपकी धनराशि है वो दी जा रही है। पैरा ओलंपिक मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है? उधम सिंह नगर के पैरा ओलंपिक, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में आपका पदक जीता है, वो आपके किस खेल से हैं? बैडमिंटन। मनोज सरकार बैडमिंटन। रॉक क्लाइंबिंग के लिए प्रसिद्ध 12 पत्थर नामक स्थान किस जिले में है स्थित है? 12 पत्थर आपका रॉक क्लाइंबिंग के लिए नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड में जो साहसिक पर्यटन के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र हैं उनमें से एक है। अगला, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत किस वर्ष लाया गया था? कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1945 में हो गई थी, लेकिन उसकी स्थापना हुई थी आगरा में। रानीखेत लाया गया 1948 में। शीतोष्ण फलों के लिए, शीतोष्ण फल मतलब जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले फल हैं, फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई है? वो है पौड़ी के भरसार में की गई है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, ताकि यहाँ की जलवायु के हिसाब से यहाँ शीतोष्ण फलों के बागवानी में अधिकतर वैज्ञानिक तरीके से काम करके उत्पादन बढ़ा करके लोगों की आय में वृद्धि की जा सके, रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सके। अगला क्वेश्चन है, 1940 में नंदा देवी परिसर अल्मोड़ा में तिरंगा फहराने वाली महिला थी। ये नोट कर लीजिएगा, 1940 कह रहा है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कुंती देवी वर्मा कहेंगे। 1940 में नंदा देवी परिसर अल्मोड़ा में जो तिरंगा फहराने वाली महिला थी वो विष्णु देवी शाह थी। अगला, सत्यपथ नामक साप्ताहिक का संपादन किसने किया था? सत्यपथ, जो आपका सत्यपथ नामक साप्ताहिक है वो आपका ललिता प्रसाद नैथानी का था। विशंबर दत्त चंदौला के साथ उन्होंने दूसरे समाचार पत्रों का भी संपादन किया, लेकिन ये इन्होंने ही शुरू कर दिया था, ललिता प्रसाद नैथानी ने, सत्यपथ नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र, जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका रुड़की में जल संसाधन आपका विकास प्रशिक्षण केंद्र। राज्य में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने के लिए डोली योजना किस वर्ष आरंभ की गई? आपको पता है 108 तो 2008 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 108 क्या था? 108 तो एक वैन है जो आपके सड़कों तक ही पहुंच पाती है, लेकिन हमारे दूरस्थ गांव में आज भी सड़क की व्यवस्था नहीं है, तो उनको घर से सड़क तक 108 तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने आपका एक नई योजना शुरू करी थी, उसका नाम था डोली योजना। वो भी आपका मुफ्त में आपके डोली के द्वारा मरीज को घर से लेकर के सड़क जहां 108 पहुंच सकती है वहां तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी अप्रैल 2012 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बुग्याल चमोली जिले में स्थित नहीं है? चमोली जिले में कौन सा नहीं है? कैला बुग्याल है, पांडुसेरा है, अवनी खर्क बुग्याल भी है, चोपता बुग्याल ये नहीं है। इसका सही आंसर चोपता बुग्याल होगा। ये रुद्रप्रयाग में है, ये रुद्रप्रयाग में है, बाकी 3 चमोली में है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति में लिंगानुपात कितना है? अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट में कितना लिंगानुपात है? 936 शेड्यूल कास्ट का है ये। अगला क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार के बाद सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार में तो सबसे कम है ही 2011 की जनगणना, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे कम वाला कौन है? देहरादून जिला। इसमें हरिद्वार के बाद सबसे कम लिंगानुपात पाया गया है। भांटा साटा किस प्रकार का गीत है? उत्तराखंड में जो भांटा साटा है वो एक मनोरंजक गीत है, मनोरंजन के लिए गाया जाने वाला गीत। अगला क्वेश्चन है, गुंठी नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? गुंठी, गुंठी किस में पहनते हैं? हाथ में। गुंठी हाथ का एक आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत परिक्रमा पथ कितना किलोमीटर लंबा है? कैलाश पर्वत का परिक्रमा पथ कितना किलोमीटर लंबा है? कैलाश पर्वत का जो परिक्रमा पथ है वो है 51 किलोमीटर लंबा। इसे पैदल आपका परिक्रमा करनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा का मतलब ही ये है कि 62 किलोमीटर जो मानसरोवर झील है उसके किनारे परिक्रमा करनी होती है और 51 किलोमीटर की परिक्रमा होती है आपके कैलाश पर्वत की। बाकी 32 किलोमीटर की इन दोनों के बीच की डिफरेंस है। तो आप सोच लो कि 62 और 32 94 और 51 कितना हो गया? 145। 145 किलोमीटर पैदल यात्रा आपके इनकी परिक्रमा में करनी होती है। एक्चुअल में इसी को कैलाश मानसरोवर यात्रा कहा जाता है। रास्ता तो है ही, रास्ते की दूरी वहां तक पहुंचने के लिए वो तो अलग है, मेन यात्रा इसी को कहा जाता है जो परिक्रमा के लिए होती है। तो कैलाश पर्वत की 51 किलोमीटर है जो इस प्रश्न में पूछी गई है, बाकी 62 किलोमीटर मानसरोवर की, और इन दोनों के बीच की डिफरेंस है आपके 32 किलोमीटर की है। गढ़वाल क्षेत्र में वीरगति पाने वाले वीरों की याद में किया जाने वाला नृत्य, वीर गति पाने वाले, रणभूत, ऐसी आत्माएं जो रण में वीर गति पा गई उनके लिए किया जाने वाला नृत्य ही आपका रणभूत नृत्य कहलाता है। रण मतलब युद्ध क्षेत्र में, भूत मतलब युद्ध क्षेत्र में मारी गई आत्माएं या युद्ध क्षेत्र में अमर हुई आत्माएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा भागीरथी नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी के किनारे जो गुफा है वो है आपका मातंग गुफा। उत्तरकाशी में मातंग गुफा आपके भागीरथी नदी के किनारे पर है। पंच केदारों में द्वितीय केदार कौन सा है? पहला केदार तो केदारनाथ ही है, द्वितीय केदार कौन सा है? मदमहेश्वर, जिसमें शिव के नाभि भाग की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तराखंड में जो पर्यटन विकास बोर्ड बनाया गया है उसका अध्यक्ष कौन होता है? पर्यटन विकास बोर्ड का अध्यक्ष उत्तराखंड का पर्यटन मंत्री होता है। तो इस तरीके से आपके 40 क्वेश्चन है। इसमें हमने करंट अफेयर से सहित जिस तरीके के इतिहास के, भूगोल के, संस्कृति के जितने भी हस्तियां हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। और आप देख लीजिएगा आपके पुराने पेपरों को या आने वाले पेपर है, आपको पूरी तरीके से इससे मिलते जुलते ही पेपर मिलेंगे और प्रश्न बनाने का तरीका भी यही होगा। मखमली जूता मार, अब हिंदी है 20 नंबर की भाग 2 में। मखमली जूता मारने का आशय क्या है? मखमली जूता मारना, एक तो मखमल जैसी चीज मारना और ऊपर से जूता, जूता मारना क्या है? खराब, मखमल क्या है? अच्छा। तो इसका मतलब क्या है? मधुर बातों से लज्जित करना, यानी कि आदमी क्या बोल अच्छा रहा है लेकिन व्यक्ति को क्या व्यंग्य कर रहा है, लज्जा पहुंचा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा मधुर बातों से लज्जित करना। अगला क्वेश्चन है, किसी संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्यों के बीच कौन सा चिन्ह होगा? किसी संयुक्त वाक्य में, उसने कहा था, उसने कहा था, वैसे होता तो एक वाक्य होता, लेकिन अगर हम इसे संयुक्त वाक्य बनाने जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? उसने कहा था, क्या लगा देंगे यहां पर? आपका अल्प विराम। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कहा था, मैं आज बाजार जाऊंगा, ये पूर्ण विराम। तो दो उपवाक्यों के बीच एक उसमें क्या लगा यहां पर? अल्प विराम। थोड़ी देर के लिए रुके आप, उसने कहा था मैं आज बाजार जाऊंगा, तो ये सही होगा। चे धन अन क्या सही संधि होगी? चे धन अन, चे, चे में से क्या निकला? चे धन अन, चौ और किससे बना है? ये ए से बना है। तो इसका अंत हुआ ए में, इसका आरंभ हुआ औ में, तो ये क्या बनेगा? अय, क्या बनेगा? अय, क्योंकि ये आपका कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, अयादि संधि, सॉरी, अयादि, अयादि
संधि, अयादि। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। और अयादि संधि में क्या होता है? अयादि संधि में आपका ए के साथ कोई चीज आए तो वो बनता है अय, और आई के साथ आए तो वो बनता है आय, ओ के साथ आए तो बनता है औ, और औ के साथ आए तो बनता है आओ। कोई भी स्वर आए तो यहां पर किसके साथ आया है? ए के साथ अ आया है, तो ये बनेगा अय। क्या बनेगा? अय। अब क्योंकि हमने चौ में से एक ही मात्रा निकाल दी थी तो ये हलंत रह गया था, तो चौ अ ये बन गया था उसका, और क्या है? न। तो अगर हम इसके हलंत वाले में औ ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा? चयन। क्या बन जाएगा? चयन। क्या बनेगा? चयन। तो इसका चयन का सही संधि होगी चयन। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण शब्द का सही प्रत्यय विन्यास होगा। ग्रामीण, ग्रामीण किससे बना है? ग्रामीण बताओ। इसमें मूल शब्द क्या होगा? ग्राम। मूल शब्द क्या होगा ग्रामीण में? ग्राम। उसके आगे जो भी लगा है वो प्रत्यय है, तो क्या लगा है? बड़ी लगती है ग्रामीण में, ग्रामीण, यानी कि बड़ी लगी है। इन, तो ये किससे बना है ग्रामीण? ग्राम धन इन से। ग्राम मूल शब्द, इन प्रत्यय, तो इसका प्रत्यय विन्यास ये होगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदोन्नति के लिए कौन सा पत्र जारी किया जाता है? किसी सरकारी कर्मचारी का यदि स्थानांतरण करना हो तो उसके विभागाध्यक्ष द्वारा, या फिर उसको पदोन्नत करना हो तो विभागाध्यक्ष द्वारा कौन सा पत्र दिया जाएगा? कार्यालय आदेश। क्यों? कौन सा होगा? कार्यालय आदेश, कि आपको इस पद पर क्या किया जाता है? पदोन्नत किया जाता है, या आपका स्थानांतरण यहां से यहां किया जाता है, तो ये कार्यालय आदेश होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? विभत्स, विभत्स का मतलब बहुत घृणास्पद, बुरा, तो इसका क्या होता है? जुगुत्सा। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? देखो, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर टोटल होते हैं 8 भेद। कितने होते हैं? 8। विधिवाचक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, संकेतवाचक है, आज्ञावाचक है, आपका विस्मयादिबोधक है, इच्छावाचक है। तो ये आपके 8 प्रकार के क्या होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर, यानी कि किसी वाक्य को कहने के कितने प्रयोजन हो सकते हैं? 8 तरीके के प्रयोजन हो सकते हैं, तो 8 है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। उत्तम पुरुष हो, बहुवचन हो, और कारक कौन सा हो? संबंध। तो क्या होगा? उत्तम पुरुष मतलब, उत्तम पुरुष का मतलब होता है जो बात को कह रहा है, और बहुवचन भी हो। मेरा तो क्या है तो उत्तम पुरुष, लेकिन एक वचन है। हमारा क्या है? उत्तम पुरुष है और बहुवचन भी है, और संबंध तो है ही, हमारा, तुम्हारा, रा, री, रे, नानी, ने क्या होते हैं? तो बहुवचन, उत्तम पुरुष और संबंध इसमें होगा। तुम्हारा क्या है? बहुवचन तो है, लेकिन क्या है? उत्तम पुरुष की जगह क्या होगा? मध्यम पुरुष, और संबंध वो भी है। मेरा क्या है? ये बहुवचन की जगह एक वचन हो जाएगा। है ये भी क्या? सब में संबंध कारक तो है ही, रा, री, रे सबका लगा है काकी के, लेकिन पुरुषों का अंतर है। देखो इसमें क्या है? इस वाले में क्या है? मध्यम पुरुष। इसमें क्या है? उत्तम पुरुष। इसमें क्या है? उत्तम पुरुष। इसमें क्या है? अन्य पुरुष। तो अगर हम वचन की बात करें तो बहुवचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। अब हमें क्या चाहिए? उत्तम पुरुष भी चाहिए, तो हमारा मिल गया उत्तम पुरुष, आपका हमारा और मेरा में था। बहुवचन चाहिए, मेरा हट गया, इसका आ गया, और संबंध तो सभी में, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका सही आंसर ये है। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? खेल का मैदान लंबा है। लंबा का मतलब क्या है? गुणवाचक। किसी भी आपके चीज का लंबाई, आकार क्या होता है? हमेशा गुण। पंकज अच्छा गायक है, अच्छा क्या है? गुण। मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, सफेद क्या है? इस कमीज का गुण। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। ओले क्या है? संज्ञा। बहुत क्या है? मात्रा। तो ये क्या है?
परिमाणवाचक। इस वाक्य में है परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? रीना बहुत हंसती है, राम तेज दौड़ता है, मोहन गीत गाता है, गीता सुंदर लिखती है। रीना बहुत हंसती है, बहुत हंसती है, इसमें कर्म नहीं है, देख लो, बहुत मात्रा है, कर्म नहीं, माध्यम नहीं है। रीना करता है, यह आपका इसकी मात्रा है, और हंसना क्या है? क्रिया। राम तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या है? क्रिया है। राम करता है, तेज क्या है? उसका तरीका, मतलब माध्यम नहीं। मोहन गीत गाता है, मोहन गीत गाता है, तो मोहन करता है, और गाना क्या है? क्रिया, माध्यम क्या है? गीत। तो सकर्मक यही होगी, ये भी अकर्मक है। गीता सुंदर लिखती है, कर्म है, कर्म नहीं है। सुंदर क्या है? इसका माध्यम नहीं है। सुंदर क्या है? आपका तरीका है। अगर ये कहती है कि गीता सुंदर पुस्तक लिखती है या निबंध लिखती है, तो निबंध क्या हो जाता? कर। राम मैदान में तेज दौड़ता है कहता, तो ये सकर्मक हो जाता। रीना बहुत, इसमें तो कर्म की संभावना ही नहीं है, हंसने में कर्म की संभावना है ही नहीं, तो ये आपका क्या है? सही आंसर है। रमेश बार बार लड़ाई करता है, वाक्य में रेखांकित पद होगा। बार बार क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, विधिवाचक या फिर परिमाणवाचक। लड़ाई करना, बार बार, बार बार मतलब समय को बता रहा है। बार बार मतलब एक बार, दो बार, दो समय, तीन समय, तो समय ही तो बता रहा है, तो कालवाचक होगा। कौन सा क्रिया विशेषण होगा? कालवाचक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक शब्द कबूतर का पर्याय नहीं है? कबूतर, कबूतर को परावत भी बोलते हैं, रक्तलोचन भी बोलते हैं, कपूत भी बोलते हैं, कपोत भी होता है। करट नहीं होता, करट तो कौवे का है। करट किसका होता है? कौवे का। तो इसका सही आंसर ये। जंघम का विलोमार्थक होगा। जंघम मतलब जो आपका चलता फिरता रहे, यानी कि जिसमें गति हो। स्थावर का मतलब जो स्थिर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ शब्द का अनेकार्थी नहीं है? अर्थ, कारण, आपका कारण क्या है? आपका अर्थ क्या है? आपका प्रयोजन क्या है? आपका अर्थ क्या है? आपके कहने का क्या प्रयोजन है? आपके कहने का क्या अर्थ है? आपके पास अर्थ है या नहीं? अर्थव्यवस्था, धन, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अन्न नहीं है, तो इसका सही आंसर है अन्न। अन्न इसका अर्थ नहीं है, अर्थ शब्द का अर्थ अन्न नहीं होता, बाकी तीनों है। अगला, संख्या और परिणाम आदि का नियम पूर्वक विवेचन करने वाला शास्त्र। संख्या और परिणाम आदि का नियम पूर्वक विवेचन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? संख्या, संख्या और परिणाम, परिमाण का क्या है? गणित। क्या कहलाएगा? गणित। प्रेस विज्ञप्ति कितने प्रकार की होती है? प्रेस विज्ञप्ति कितने प्रकार की होती है? प्रेस विज्ञप्ति के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार से जारी की जाती है प्रेस विज्ञप्ति। आपके एक तो नोट के तौर पर जारी की जाती है, एक और होती है, क्या बोलते हैं उसे, प्रेस नोट और प्रेस, मेरे ध्यान से निकल गया है। दो तरीके की होती है, ये कंफर्म है कि आपका प्रेस विज्ञप्ति के दो प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनता का आदमी किसकी रचना है? जनता का आदमी, जनता का आदमी आलोक धनवा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक, हाँ, प्रेस कम्युनिक कहा जाता है। एक को प्रेस नोट कहा जाता है, एक को प्रेस कम्युनिक कहा जाता है। कम्युनिक दो तरह की होती है प्रेस विज्ञप्ति। कौन सा एक इलाचंद जोशी का उपन्यास नहीं है? इलाचंद जोशी का उपन्यास, जहाज के पंछी, ये तो बहुत ही फेमस है। घृणामयी, ये भी है। सन्यासी, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। गिरती दीवारें नहीं, गिरती दीवारें इलाचंद जोशी का नहीं है। कुहासा और किरण किसकी रचना है? कुहासा किरण, आपका कुहासा किरण विष्णु प्रभाकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक अशुद्ध शब्द है? अभीष्ट सही है, चेष्टा सही है, यथेष्ट नहीं होता, यथेष्ट होता है। क्या होता है? यथेष्ट तो होता है ये, तो ये आपका गलत है। तो इसका सही आंसर ये है। ये हिंदी है 20 नंबर का, और अंत में हमारे जीएस में, जिसमें आपका रीजनिंग, करंट अफेयर्स, सारी चीजें सम्मिलित होंगी। तो इसको देख लेते हैं।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी कार्य विशेष के लिए बनाए गए प्रोग्राम में ही फैलता है उसे कहते हैं मैको वायरस। मैको वायरस। एक्सेल की प्रत्येक फाइल में कितनी सीट हो सकती है? एक्सेल जो हमारे अकाउंटिंग के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसकी प्रत्येक फाइल में आपके 256 सीट होती है। अगला, ईप्रोम शब्द का अर्थ क्या है? ईप्रोम, ईप्रोम शब्द का अर्थ क्या है? यानी कि रोम का ही क्या है, एक आपका वर्जन है ये। तो इसमें क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसी को इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम का तो यही है। और ई और पी का क्या होता है? इरेजेबल और प्रोग्रामेबल। तो इसका आपका सही आंसर ए ही हो जाएगा, ईप्रोम का। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में हेल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विंडोज में हेल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है F1। फंक्शन की में F1 आपका विंडोज में इसके लिए हेल्प के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का उन्नयन किया जा रहा है? देश में अमृत भारत स्टेशन योजना में आपका देश के जो स्टेशन है उन्हें आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तो उसमें जो टोटल रेलवे स्टेशन सम्मिलित किए गए हैं वो उनकी संख्या 1275 है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो अंतरराष्ट्रीय रामसर समझौता हुआ था वो आपके 1971 में 2 फरवरी के दिन आयोजित हुआ था ईरान के एक शहर रामसर में। तो वहीं से आपका रामसर समझौता आरंभ हुआ। तो 2 फरवरी को ही आपका आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि रामसर समझौता आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए है। मतलब आर्द्रभूमि को पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है, पृथ्वी के प्यूरिफिकेशन के लिए, पॉल्यूशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हाल ही में अरब सागर में उत्पन्न विपरजॉय अभी आया था गुजरात में कुछ दिन पहले। विपरजॉय का नामक चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? देखो, बंगाल की खाड़ी में आने वाले जो चक्रवात होते हैं या हिंद महासागर में जो चक्रवात होते हैं उनकी एक क्या है, नामकरण पद्धति है जो आपके एशियाई देशों में एक चक्र के रूप में घूमती है। जैसे सुनामी के समय जापान की बारी थी तो उसने उसे सुनामी नाम दिया। जापान है, फिलीपींस है, फिर नीचे इंडोनेशिया है, ब्रुनई है, मलेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, ऐसे चीन है, फिर नीचे आ जाएंगे, समझ गया ना। फिर आपका म्यांमार आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, भारत आ जाएगा, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगान, ऐसे आपका ये जो लाइन बनी हुई है एशियाई देशों की, उन देशों के हर बार जैसे अगले साल आएगा तो जिसका क्रम होगा वो नामकरण करेगा। तो इसे नोमेनक्लेचर पद्धति बोलते हैं। आपका जो विपरजॉय है इसकी बारी थी इसकी बांग्लादेश की, तो ये विपरजॉय नाम दिया है बांग्लादेश ने चक्रवात को, जो अभी अरब सागर में गुजरात तट से टकराया था। भारत की कौन सी विमानन कंपनी एयरबस 500 विमानों की खरीद करने जा रही है? एयरबस 500 बड़ी आपके विमान है, इनको आपका इंडिगो जो एयरलाइन है उसके द्वारा खरीदा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जिसने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है, जो आपका गुड गवर्नेंस सूचकांक जिला स्तर पर जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है अरुणाचल प्रदेश। इसने अपने जिले वाइज सूचकांक तय किया है इसका सुशासन का, गुड गवर्नेंस का। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भविष्य देखा जा रहा है, उसमें चीजें रोबोटिक होती जाएंगी, चीजें कंप्यूटर के द्वारा स्थापित होंगी, तो उससे असुरक्षा भी बढ़ जाएगी। काम तो आसान होंगे ही, लेकिन उससे बहुत तरह के आपके अपराध भी हो सकते हैं। तो इसी की सुरक्षा को लेकर के पहला जो वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हो रही है वो हो रही है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संयुक्त अधिवेशन, डी किसी भी सदन में। देखो, जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहीं से भी लाई जा सकती है। लोकसभा ला रही है तो लोकसभा आपका में वो प्रस्तुत होगा, पास होने के लिए राज्यसभा जाएगा, उसके जांच के बाद वो वापस लोकसभा जाएगा, और वैसे ही राज्यसभा में प्रस्तुत होगा तो वो जांच के लिए लोकसभा में जाएगा, फिर वापस राज्यसभा आएगा। तो इस तरीके से किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, महाभियोग के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। तो किसी भी सदन, किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या से कितने से अधिक नहीं हो सकती? 1/3, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। मतलब मान लो किसी राज्य की आबादी है
200, सॉरी, विधानसभा सदस्यों की संख्या है एमएलए की 200, तो अधिकतम 1/3 कितने होंगे? 6, बचे कितने? 2, 6, यानी कि 67 सदस्य से अधिक इस राज्य में क्या विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे। मिनिमम 40 है, मिनिमम 40, कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए अधिकतम उस राज्य की विधानसभा के। जैसे मान लो उत्तराखंड में बने तो उत्तराखंड में 1/3 कितना बैठता है? लगभग 24 सदस्य। उत्तराखंड में अगर विधान परिषद का गठन हुआ तो यहाँ के विधानसभा सदस्यों के 1/3, लेकिन 24 क्या है, मिनिमम सीमा से बाहर है, तो उत्तराखंड को 40 सीटें मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों में आरक्षण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? मतलब पंचायती राज में 73वें संविधान संशोधन में आपके पंचायतों में जो आरक्षण दिया जाता है उसका उल्लेख, SC, ST, OBC के लिए जो आरक्षण का उल्लेख किया गया है वो आपके अनुच्छेद 243 घ, यानी कि अगर अंग्रेजी में पूछेगा तो 243 D, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है, 243 D होगा इसका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार का उल्लेख है? वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष से आयु पार कर चुका हुआ कोई भी व्यक्ति क्या होगा? मतदान का अधिकारी होगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 326, ये 326, उसमें PDF में भी कहीं गलत ना आ जाए, आप देख लीजिएगा, 326 है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय यदि लोकसभा सत्र में न हो, भारत की संचित निधि से धन कौन निकाल सकता है? देखो, वैसे तो संचित निधि पर किसका अधिकार है? लोकसभा, क्योंकि संचित निधि पर भारित कोई भी व्यय क्या होता है? धन विधेयक, और धन विधेयक किसका विशेषाधिकार है? लोकसभा का। राज्यसभा का तो उसमें कोई अधिकार ही नहीं हो। अब लोकसभा सत्र में ही नहीं है तो फिर कौन निकालेगा? भारत का राष्ट्रपति, और जैसे ही सत्र में आएगा उसे पास करा लिया जाएगा। तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौलिक अधिकार किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया? राष्ट्रीय ध्वज अपने घरों में व्यक्तिगत तौर से फहराने का जो मौलिक अधिकार है वो आपका 2004 में दिया गया। आपके जनवरी 2004 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है ध्वज फहराना, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का क या ए के तहत ये आपका मौलिक अधिकार है। तो कोई भी व्यक्ति अपना राष्ट्रीय ध्वज अपने घर में, अपने संस्थान, अपने कार्यालय में फहरा सकता है। उससे पहले व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता नहीं होती थी, अनुमति नहीं थी। 2004। अंग्रेजों द्वारा बंगाल में अपनी पहली व्यापारिक कोठी किस स्थान पर लगाई गई थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी लगाई थी कब? 1651 में हुगली में। हुगली में जो शाहसूजा था उससे अनुमति लेकर के, शाहसूजा बंगाल का सूबेदार था मुगलों का, उससे अनुमति लेकर के इन्होंने पहली फैक्ट्री हुगली में लगाई थी। सैडलर आयोग का गठन अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष किया गया था? सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए सुझाव देने हेतु 1917 में अंग्रेजों द्वारा शिक्षा पर एक आयोग बनाया गया था जिसे सैडलर कमीशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में धन का विकेंद्रीकरण करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? भारत में धन का विकेंद्रीकरण हुआ था 1872 में पहली बार, और वो किया था लॉर्ड मेयो ने। विकेंद्रीकरण मतलब एक ही जगह धन रखने की बजाय प्रांतीय गवर्नरों और अन्य लोगों को भी खर्च करने की अनुमति मिल गई थी। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, तो उसमें मराठा जो आपका सेनापति थे वो तो सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव थे, लेकिन इसमें तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था इब्राहिम खां गारदी। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचनाकार जायसी किसके समकालीन थे? मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत लिखा तो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर है, लेकिन ये समकालीन है शेरशाह सूरी का। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था? बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था? महात्मा बुद्ध किस गणराज्य से थे? शाक्य, इसीलिए तो शाक्य मुनि भी बोला है। जातरक कुल से महावीर स्वामी थे, ये शाक्य है महात्मा बुद्ध, तो इनका इसी से संबंध था। रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से? रिंग ऑफ फायर हमारी जो पृथ्वी में आपके इधर से इधर प्रशांत महासागर में जो क्या है
श्रृंखलाबद्ध आपके ज्वालामुखियों की श्रृंखला और भूकंपों की श्रृंखला है, जिसमें विश्व के 2/3 भूकंप और ज्वालामुखी स्थित है, उसे आपका रिंग ऑफ फायर की संज्ञा दी जाती है। यह है परिप्रशांत, परिप्रशांत यानी कि प्रशांत के चारों ओर फैला हुआ आपका भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र है। अगला, व्हाइट पर्वत किस देश में पाए जाते हैं? व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। कहां? यूएसए। भारत में सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है शेषाचलम अभयारण्य, जो आपके आंध्र प्रदेश में है। इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। घनत्व में कहेगा तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ घनत्व सबसे अधिक है। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण और लंबी नदी है। गंगा के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाने वाली यह नदी नासिक से उद्गमित होती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होगा? जो हमें दिए गए विकल्प हैं, इनमें सबसे ज्यादा तापांतर का मतलब एक सीजन में बहुत कम, जैसे गर्मियों में तो 40 हो जाता है और सर्दियों में पता चल रहा है कि 5 डिग्री हो गया है, तो अंतर कितना आया? 35 डिग्री का। ये तापांतर है 2 सीजनों के बीच। तो कोलकाता में तो रहता नहीं है, समुद्र तटीय जलवायु है। समुद्र तटीय जलवायु जहां भी होगी वहां समुद्र के हिसाब, समुद्र बहुत विशाल जलराशि है और जल की आपकी गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ज्यादा होती है। वो बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं पड़ता और बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होता। इसलिए समुद्र तटीय प्रदेशों में जो जलवायु होती है वो समुद्र के पानी के हिसाब से तय होती है। तो वहां ना तो बहुत गर्मियों में गर्म होगा, ना सर्दियों में सर्द। तो गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा 35 हो जाएगा, तो सर्दियों में 28 होगा, इतना ही होगा। तो कोलकाता ऐसी जलवायु है, चेन्नई ऐसी है, मुंबई ऐसी है, 3 के 3 समुद्र तटीय। दिल्ली क्या है? दूर है, उत्तर के विशाल मैदान में। गर्मियों में लू चलती है, सर्दियों में शीतलहर, तो यहाँ तापांतर सबसे ज्यादा होगा। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन, मतलब परमाणु ऊर्जा ईंधन कौन सा है? यूरेनियम बहुत कम है, जादूगोड़ा वगैरह में इसकी पाए जाने की वो तो है। प्लूटोनियम नहीं पाया जाता है। थोरियम बहुत ज्यादा है भारत में, केरल तट पर आसानी से मिल जाता है थोरियम। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं कार्य कर रही हैं? इन उद्योगों में, जो सारे कृषि पर आधारित उद्योग हैं, इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं लगी हैं चाय में। चाय जो बागवानी आधारित एक तरीके से कृषि है, उसमें महिलाएं ही इनकी देखरेख से लेकर के चाय तोड़ने और उनके जो सुखाने मिलाने तक का कार्य है वो महिलाएं करती हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा चाय में महिलाओं का योगदान है, चाय उद्योग में। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा का कारण आपका होता है औद्योगिक प्रदूषण। उद्योग से निकलने वाले नाइट्रस डाइऑक्साइड और आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है, उनके कारण आपका जो वायुमंडल है उसमें अम्ल के कण बैठ जाते हैं, फैल जाते हैं, और जब वर्षा होती है तो उसके साथ वो गिरने लगते हैं। उसी को अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से है, बी ए से अधिक अमीर है, बी ए से अधिक अमीर है, ए से सी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है, ई सबसे अधिक अमीर है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो अमीर है, समझ गया ना, वो आपका ई है। और बी से ये क्रम बना है, तो ये कह रहा है ए से बी से ए अधिक अमीर है, तो ये ए से सी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है, और डी से ई सबसे अधिक अमीर है। तो बीच में कौन होगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विज्ञान और गणित के बीच, विज्ञान गणित और जैविक के बीच संबंध दर्शाता है? देखो, विज्ञान ये है, गणित इसका एक विषय है और जैविक भी एक विषय है। तो कौन सा आएगा इसमें? डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि गार्डन को कूट अंकों में, देखो एक कूट भाषा में लिखा जा रहा है, तो देख लो इसमें आपका जी को कुछ 3 दे रखा है, ए को 2 दे रखा है, आर को 5 दे रखा है, डी को 7 दे रखा है, ई को 6 दे रखा है, एन को 4। उसी प्रकार वाटर को कुछ लिखा हुआ है, तो वार्डन में क्या होगा? डब्ल्यू को क्या लिखा है? देखो डब्ल्यू को 9 लिखा हुआ है, और ए को क्या लिखा है? ए को 2 लिखा है, और उसके बाद क्या लिखा है? आर को कितना लिख रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3। आर को कितना लिख रहा है? क्या है? वार्डन। तो इसका क्या आएगा? 5। और उसके बाद फिर क्या है? डी को कितना लिख रहा है? 7। तो क्या आएगा? 7। 92 57 ए सही आंसर है। इसमें आपको सीरीज बनानी है, एन के बाद पी, आर के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो क्या आ जाएगा? अगला टी आ जाएगा। पहले में टी इसी में मिल गया है, तो इसका सही आंसर ये है।
10% और 20% के बीच के क्रमिक बट्टे क्या होंगे बताओ। 100 में एक कटौती आपने दी 10% की और एक कटौती दी आपने 20% की, तो इसे मान लेते हैं 10% देने के बाद 90, इसे मान लेते हैं 80। 100 से 100 कट गया, 0 से 2 जीरो कट गई और 8 9 72, कितना बचा 72। कितने की कटौती आई 28% की। 10% और 20% के समतुल्य एक कटौती होगी 28% की। अगला क्वेश्चन है 3 15 63 99 143 में रिक्त स्थान पर क्या होगा। 3 और 15 के बीच 12 का अंतर, 63 और 36 का अंतर, इसके बीच कितने का अंतर है 48 का अंतर, सॉरी 44 का अंतर है। तो ये 8-8 की सीरीज बन रही है, तो 12, तो इसके बीच 20 का अंतर बने और इसके बीच 28 का अंतर बने, तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ आएगा 35, 15 और 20 35 और 28 63, तो यहाँ आएगा क्या 35, क्या आएगा 35। जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किमी गई, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गई स्टार्टिंग पॉइंट से, वहां से वो दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर गई, 1 किलोमीटर दाएं मुड़ करके गई, फिर वो दोबारा दाईं ओर मुड़ी, यहाँ को मुड़ गई, फिर 2 किलोमीटर गई। अब वो किस दिशा में जा रही है, तो इसका मुख किस दिशा की ओर है दक्षिण, तो किस दिशा में जा रही है जानकी अब दक्षिण दिशा में। वो अपने स्टार्टिंग बिंदु से नहीं पूछ रहा है किस दिशा में जा रही है, तो उसका मुख जिस ओर है वही सही होगा, तो क्या है दक्षिण। यदि C बराबर 16 है तो F बराबर क्या होगा, C बराबर 16 क्या हो सकता है, C कितने में होता है वर्णमाला में 3 में, 1 + 1 कर दोगे तो 4 का वर्ग है 16। F कितने में होता है 6 में, 6 + 1 करोगे तो 7 का वर्ग बराबर 49, तो ये सही है। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, यदि वो 10% वार्षिक की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद क्या होगी। तो सीधे सीधे कर लो, 1,80,000 गुणा कितना 110/100 गुणा 110/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 11,121 और गुणा 18, 0 0 18 1 का 18 और 18 दूना 36, 1 37, 18 1 18 और 3 21, 21,000 2,17,800, ये इसका सही आंसर होगा। राम हर वर्ष अपने जन्मदिन 30 नवंबर को मनाता है, तो वह 2023 में अपना जन्मदिन किस वार को मनाएगा, कौन सा वार होगा। आज क्या है 1 तारीख है, 1 जुलाई है, तो 30 नवंबर तक हम गिनती कर लेते हैं। जुलाई के कितने दिन बचे 30 दिन बचे, एक तो आज है ही। अगस्त कितना जाएगा 31, सितंबर 30 जाएगा, अक्टूबर 31 जाएगा और कहां तक जाना है नवंबर में 30। तो अगर 7 से डिवाइड करें तो 2 बचे, 3 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 2, तो 7 एक बार और हो जाएगा कट, ये आ गया 5, तो कितने बचे 5। आज में 5 जोड़ लेते हैं, शनिवार में, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी कि 30 नवंबर को वो बृहस्पतिवार के दिन अपना जन्मदिन मनाएगा। ये आपके 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चनों में हमने सारी चीजें सम्मिलित कर दी है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको पेपर कैसा लग रहा है, और यदि आपको कोई सुझाव देना है तो वो भी रखिएगा। बीपीडीओ तक ही नहीं है, ये सीरीज अब जारी रहेगी आपके, जब तक आपका ये इस साल होने वाले समीक्षा अधिकारी और इनके पेपर नहीं हो जाते हैं, लगातार जारी रहेगी।